मैं पंकज साहू आपका एक बार फिर से अपने YouTube चैनल प्रयाग एकेडमी उन्नाव में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं और संविधान में स्टार वाली क्लास को पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमें अपने कंधों पर लगाने हैं स्टार। और मैंने कहा था स्टार लगाने हैं तो हमारा वीडियो आपको मिल रहा होगा और आप लोग उसे आप देखोगे भूगोल वाली सीरीज से भी ज़्यादा प्यार दे रहे हो, तो इसके लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। और हमारा जो आप देखोगे SSC GD के लिए भी बैच आ चुका है, अर्जुन बैच, हिंदी प्रारंभ हो चुकी है। आपको सुशील सर द्वारा हिंदी पढ़ाई भी जा रही है, आप उसे भी समर्थन दे रहे हैं, बहुत बहुत आपका आभार। तो आइए उसी कड़ी में क्लास को आगे बढ़ाते हैं। बस मैं ये कहना चाहूँगा क्लास को बढ़ाने से पहले कि आप पेन कापी निकाल लें और उनके नोट्स तैयार करते रहें। अगर आप एक बार मेरे नोट्स बना लेंगे तो आपको परीक्षा के समय कोई दबाव नहीं होगा, कोई तनाव नहीं होगा, ये मैं दावा करता हूँ, गारंटी लेता हूँ। पर अभी आप काम करें, अन्यथा जब आज आपसे काम नहीं होगा, हमारे द्वारा काम नहीं होगा, तो वो आप देखोगे काम हमारा बढ़ता चला जाएगा ना, और वो भार बढ़ता चला जाएगा। वही भार हमें तनाव के रूप में देखने को मिलेगा, वही तनाव भैया हमें दबाव के रूप में देखने को मिलेगा, तनाव आएगा। क्योंकि हर व्यक्ति की एक क्षमता होती है और वो जब क्षमता से ज़्यादा हो जाता है तो व्यक्ति तनाव में जाता है, और तनाव में जाता है तो फिर टूट जाता है भैया। तो टूटना नहीं है, कंधों पे लगाने हैं स्टार। तो आए स्टार वाली संविधान की क्लास में। तो भैया विषय को करते हैं प्रारंभ। तो पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था वो हमने देखा था कि हमने ईस्ट इंडिया कंपनी को देखा था। अब मैंने कहा था 1853 के बाद जो सत्ता है वो ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई। अब ऐसा क्या हो गया, कौन सी घटनाएं घट गईं जिसके कारण सत्ता ब्रिटिश क्राउन को लेनी पड़ी। उसे लगा ईस्ट इंडिया कंपनी अब आगे प्रशासन को नहीं संभाल पाएगी। तो आइए देखते हैं। तो वो पहला अधिनियम आया 1858 का अधिनियम है। कब का अधिनियम है भैया? 1858 अधिनियम। और इस अधिनियम से याद रखिएगा बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं और मैं बनाऊंगा। तो ये जो 1858 का अधिनियम है, इसे अधिनियम न कह के आप देखोगे मैंने आपको पढ़ाया था भारत शासन अधिनियम। क्या पढ़ाया? भारत शासन अधिनियम। अब भारत शासन अधिनियम इसीलिए पढ़ाया कि अब भारत पर शासन किसका हो गया? हमने कहा ब्रिटिश क्राउन का हो गया, ब्रिटिश क्राउन, महारानी का शासन हो गया। तो आपसे कह सकता है किस चार्टर अधिनियम के माध्यम से, किस चार्टर अधिनियम के माध्यम से सत्ता ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई? तो सत्ता किसके हाथ में चली गई? 1857 वाले से। आपसे यही कह सकता है भैया कि 1857 में अगर सत्ता ब्रिटिश क्राउन के हाथ में गई तो उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो यहां से याद रखिएगा कि जो महारानी थी वो महारानी हो जाएंगी भैया विक्टोरिया। तो अब महारानी विक्टोरिया का शासन हो गया भारत पे। तो यही सत्ता ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई। तो अब देखोगे ये जो सत्ता ब्रिटिश क्राउन के हाथ में गई तो ये व्यवस्था भैया नई है। तो पुरानी व्यवस्था क्या थी? तो पुरानी व्यवस्था यहां पर चल रही थी द्वैध शासन। क्या चल रहा था भैया? द्वैध शासन। और द्वैध शासन में आप देखिएगा कि मैंने आपको पढ़ा रखा है, द्वैध शासन का मतलब है एक व्यापारिक मामले और दूसरा आप जाओगे तो आपके प्रशासनिक मामले। तो एक व्यापारिक मामला आ गया, दूसरा कौन सा आ गया भैया? प्रशासनिक मामला आ गया। तो इन द्वैध शासन की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया भैया? समाप्त कर दिया गया। तो आपसे कह सकता है कि द्वैध शासन की व्यवस्था किस चार्टर अधिनियम के तहत समाप्त कर दी गई? तो भैया कौन सा चार्टर आएगा? 1858 का चार्टर आ जाएगा भैया। और जिन लोगों ने प्रथम क्लास नहीं देखी भैया,
पहली क्लास है, तीसरी क्लास है संविधान की, तो वो पहली क्लास से प्रारंभ करे जाके। और मैं दावा करता हूं कि ये क्लास आपकी सफलता में भागीदारी करेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं। तो आप पहली क्लास से देखें तो बहुत आनंद आएगा, मजा आएगा पढ़ने में। तो आप देखिएगा तो 1857 में द्वैध शासन खत्म हो गया। पर आप ये नहीं कहेंगे, कभी कभी आ जाता है कि कब कंपनी को खत्म कर दिया गया, किस अधिनियम के तहत कंपनी को खत्म कर दिया गया, तो वो आप याद रखिएगा। आप 1858 नहीं लगाएंगे, कंपनी के शासन को समाप्त किया गया, कंपनी को नहीं, इतना नोट करिएगा। अब आप देखोगे जब द्वैध शासन खत्म हो गया तो सारे प्रशासन की व्यवस्था तो इसी के पास थी, प्रशासनिक। तो अब प्रशासन कैसे चलेगा? तो भैया एक नया पद बनाया गया, और वो जो नया पद बनाया गया वो पद कहलाया भारत राज्य सचिव, या भारत सचिव कह सकते हैं। कि आपसे कह सकता है कि भारत सचिव का पद कब सृजित किया गया? तो भारत सचिव का पद 1858 के अधिनियम से तय किया गया। किसके तहत तय किया गया? 1858। बात समझिए। अब 1858 के तहत भारत सचिव आ गया, और इस भारत सचिव की सहायता के लिए, बात समझें, इस भारत सचिव की सहायता के लिए एक 15 सदस्यीय समिति आ गई। क्या आ गई? 15 सदस्यीय समिति। तो आप देखोगे, आपसे कह दे कि भारत सचिव की सहायता के लिए कितनी सदस्यीय समिति बनाई गई? तो 15। अब आगे बढ़ेंगे तो एक चीज ये मन में आ सकता है कि ये सत्ता ब्रिटिश क्राउन के हाथ में क्यों लेनी पड़ी ब्रिटिश क्राउन को? तो आप सभी को पता है कि भारत में 1857 का क्या हुआ भैया? विद्रोह हुआ है। और उस विद्रोह की स्थितियों से ऐसा लगा वहां की सरकार को कि अब सत्ता उन्हें स्वयं चलानी पड़ेगी। इसी कड़ी में उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रशासन को समाप्त किया। और कैसा शासन था? द्वैध शासन। आगे बढ़ेंगे तो अब आप देखोगे महारानी विक्टोरिया भी आ गई, ब्रिटिश क्राउन भी आ गई। तो अब आगे कौन कौन सी व्यवस्थाएं समाप्त होंगी? तो यहां पर आप देखोगे कि जो भारत है, तो भारत में जो शासन है वो भैया है मुगल बादशाह का। किनका है? मुगल वंश का शासन है। और मुगल बादशाह शासक है। और जो मुगल बादशाह है, आपसे पूछता भी है अंतिम मुगल बादशाह। क्या आपसे पूछता है? अंतिम मुगल बादशाह। तो भैया अंतिम मुगल बादशाह जो हो जाएगा वो हो जाएगा बहादुर शाह जफर। कौन सा हो जाएगा भैया? बहादुर शाह जफर। और ये जो बहादुर शाह जफर है यही अंतिम है। तो आपसे ये कह सकता है कि किस चार्टर अधिनियम के तहत, आपसे कहेगा किस चार्टर अधिनियम के तहत मुगल बादशाह के पद को समाप्त कर दिया गया? तो भैया आपका वो चार्टर अधिनियम हो जाएगा 1858। और अंतिम मुगल बादशाह कौन सा हो गया? बहादुर शाह जफर। इसका लें आप स्क्रीनशॉट और फिर मैं बढ़ूं आगे की ओर। तो भैया आगे बढ़ते हैं। अब इसे आप बढ़िया व्यवस्थित करते रहें और क्लास को आनंद के साथ पढ़ते रहें बिना लोड। मैंने अब वादा कर दिया है तो आपको पढ़ा के छोड़ूंगा, सिखा के छोड़ूंगा सारी चीजें, ऐसे बीच में धार में छोड़ के नहीं जाऊंगा। पर भैया इसके लिए आप भी वीडियो को शेयर करें, कसके लाइक करें और कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़े मेरे साथ। और जिनको भी मैंने कहा ऑफलाइन मुझसे पढ़ना है, हमारी संस्था के साथ जुड़ना है, तो वो जीआईसी स्कूल के सामने आ जाएं। और ये क्लासें उन्नाव में संचालित होती हैं प्रयाग एकेडमी के नाम से। तो आइए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहां पर एक चीज देखिएगा कि अब अगर आप देखोगे सत्ता ब्रिटिश क्राउन के हाथ में आ गई, बात समझिएगा। और पहले सत्ता किसके हाथ में थी? ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में थी। तो कंपनी का सबसे बड़ा अधिकारी कौन था? गवर्नर जनरल। कौन था भैया? गवर्नर जनरल।
तो अब जब सब कंपनी का सबसे बड़ा अधिकारी कौन सा था? गवर्नर जनरल था। तो क्या सत्ता में परिवर्तन आया तो क्या इसके पद में और काम में कोई परिवर्तन आएगा? तो आप बात समझिएगा, इसी गवर्नर जनरल को अब वायसराय कहा जाने लगा, वायसराय। और वायसराय कैसा? गवर्नर जनरल। तो अब आप देखोगे वायसराय गवर्नर जनरल, ये नया पद नाम सृजित किया गया। तो आपसे कह सकता है कि भारत के गवर्नर जनरल को किस अधिनियम के तहत भारत का वायसराय गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, या पद को चेंज किया गया। तो ये वायसराय क्या होता है? तो वायसराय का मतलब होता है प्रतिनिधि। क्या होता है भैया? प्रतिनिधि। और ये प्रतिनिधि किसका होगा? तो ये भैया महारानी का प्रतिनिधि होगा। किसका प्रतिनिधि होगा? महारानी का प्रतिनिधि होगा। तो जो वायसराय है अब वो महारानी के प्रतिनिधि के रूप में काम करेगा। तो यहां से याद रखिएगा कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, तो अंतिम गवर्नर जनरल हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। कौन सा भैया हो गया? लॉर्ड कैनिंग। ये अंतिम गवर्नर जनरल है भाई। और यही जो है ये प्रथम वायसराय भी है। क्या है? प्रथम वायसराय। तो आपसे पूछ सकता है कि भारत का प्रथम वायसराय कौन है? तो भारत का प्रथम वायसराय कौन सा हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। इतनी तो बात समझ में आ गई होगी। तो अगर चाहे जितना वो घुमा के बात कहे, पर आप समझदार हैं, आप समझेंगे और उसको समझ के उत्तर देंगे, और आप यहां समझ के पढ़ें, ना कि रट डालें चीजों को। इसका भी लें स्क्रीनशॉट और फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो चलते हैं, अब आगे चलते हैं। तो यहां से दो चीजें याद करें कि द्वैध शासन में खत्म हो गया, सत्ता ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चली गई। और एक बात मैंने बताई आपको कि भारत का जो अंतिम मुगल बादशाह हुआ वो कौन सा हुआ? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। तब ये बहादुर शाह जफर है, ये हमारा अंतिम मुगल बादशाह है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। और इसे अंग्रेजों ने क्या किया? भारत से निर्वासित कर दिया और भेज दिया वर्मा। वर्मा का मतलब है म्यांमार, क्योंकि पुराना नाम उसका वर्मा ही है। और वर्मा में कहां पर? रंगून। कहां पर भेज दिया भैया? रंगून। तो इसी का मकबरा, क्या कहेंगे? मकबरा। तो आपसे कभी भी पूछ जाए कि बहादुर शाह का मकबरा कहां पर है, तो भैया बहादुर शाह का मकबरा कहां है? रंगून। तो याद रखिएगा। तो एक क्वेश्चन आपको मैं नोट करके लिख लीजिएगा यहां पर, वो मैं बताने जा रहा हूं जो बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी आपसे पूछ देता है कि निम्न में से किस मुगल बादशाह का, निम्न में से किस मुगल बादशाह का मकबरा भारत से बाहर है? तो यहां से याद रखिएगा, एक तो बहादुर शाह का कहां पड़ गया? रंगून में पड़ गया। अब जब इसके आगे जाओगे तो इसके आगे एक आपको मिलेंगे बाबर, और बाबर ही भैया क्या है? मुगल वंश के संस्थापक। क्या है? मुगल वंश के संस्थापक। और इस बाबर का जो मकबरा है वो कहां है भैया? काबुल में है। कहां पर है? काबुल में। और इससे याद रखिएगा कि जो बाबर है इसका मकबरा दो बार है, एक बार आरामबाग और फिर उसके बाद कहां पर? काबुल। इसके बाद जाओगे तो आप देखोगे एक और मुगल बादशाह है जिसका मकबरा लाहौर में है। और लाहौर में किसका मकबरा है? तो जहांगीर। कहां पर है? लाहौर। तो ये तीन मुगल बादशाह भैया आप याद रखिएगा। एक तो जहांगीर का मकबरा कहां पर है? लाहौर में है। बहादुर शाह का मकबरा रंगून में है। और बाबर का मकबरा कहां पर है? काबुल में है। याद कर लीजिएगा कि तीन मुगल बादशाह हैं जिनके मकबरे बाहर हैं।
और ये बेचारा, इसकी मजार पर आज भी लिखा है कि वह बदनसीब बादशाह जिसे अपनी भूमि में, अपने देश में 2 गज जमीन नसीब नहीं हुई, क्योंकि इसको अंग्रेजों ने कहां भेज दिया? रंगून। क्योंकि 1857, याद रखिएगा, यहां से कुछ चीजें मैं नहीं करे दे रहा हूं, ये भी आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि 1857 विद्रोह का नेता कौन था? तो नेता भैया बहादुर शाह जफर थे। अब नेतागिरी करोगे तो जाना तो पड़ेगा ही, और नेतागिरी करी तो कहां जाना पड़ गया? रंगून जाना पड़ गया भैया, रंगून जाना पड़ गया। और रंगून कहां पड़ता है? तो बर्मा में पड़ता है। और बर्मा किसका पुराना नाम बताया मैंने? आपको बता दिया, म्यांमार का। इसका भी ले स्क्रीनशॉट, और फिर हम बढ़ते हैं धीरे से आगे की ओर। और मैं आपको वही चीजें यहां पर पढ़ाऊंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक क्लास में ऐसी लेकर आऊंगा कॉन्स्टिट्यूशन की कि वो तो भैया आपके लिए तहलका वाली क्लास होगी, एकदम तहलका काट देगी। आइए आप देखते हैं कि यहीं पर याद रखिएगा कि 1858 के बाद अधिनियम में एक व्यवस्था की गई। तो यहां पर आप देखो कि बजट प्रस्तुत करने की, किसकी? बजट प्रस्तुत करने की। तो आपसे कह सकता है कि भारत का बजट कब प्रस्तुत किया गया, कि भारत का बजट पहली बार कब प्रस्तुत किया गया? तो याद रखिएगा, भारत का जो पहला बजट था 1860 में प्रस्तुत किया। और 1860 में भारत का, आपसे कह सकता है कि भारत का पहला बजट, भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? और आप इन चीजों को लिखते रहें, क्योंकि आपने कहा था कमेंट बॉक्स में थ्योरी कराएं, तो मैं बेटा थ्योरी करा रहा हूं, पर ये चीजें आपको लिखनी है और आप लिख सकते हैं। तो भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया? तो वो भैया हो जाएंगे विल्सन। किसने प्रस्तुत कर दिया? तो विल्सन। और कब प्रस्तुत कर दिया? 1860 में। तो आपको मैंने काफी क्वेश्चन करा दिए 1858 के अधिनियम से, जो आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप एसएससी जीडी में भी जा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि एसएससी जीडी के लिए क्लास है ही नहीं, या एनटीपीसी का सेकंड फेज देने जा रहे हैं तो क्लास है ही नहीं, है भैया, वहां पर भी इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसका भी ले स्क्रीनशॉट, और हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर। अब आगे बढ़ेंगे तो अब हम लोग पढ़ेंगे 1861। और 1861 का भैया मैंने बताया था आपको भारत परिषद अधिनियम। क्या बता दिया था? 1861। और 1861 जो है उसे हमने कहा भारत परिषद अधिनियम। क्या कह दिया भैया? भारत परिषद अधिनियम। अब 1861 में जाएंगे तो आप देखिएगा कि जो वायसराय है उसको काफी पावर दे दी गई, और पहली पावर तो यही दे दी गई कि उसे आप देखोगे विधान परिषदों के गठन की पावर दे दी गई। किसकी दे दी गई? विधान परिषद के गठन का पावर दे दिया गया। तो यही जो 1861 है भारत परिषद अधिनियम, इसके तहत कई जगह पर आप देखोगे विधान परिषदों का गठन किया गया। जैसे आपका बंगाल विधान परिषद। इसके आगे जाओगे तो उत्तर प्रांत विधान परिषद, विधान परिषद। इसके आगे जाएंगे तो आपको मिल जाएगा पंजाब विधान परिषद। तो अब आपसे कह सकता है कि बंगाल विधान परिषद, उत्तर प्रांत विधान परिषद, पंजाब विधान परिषद का गठन
किस एक्ट के तहत हुआ भैया? तो वो एक्ट कौन सा है? तो वो एक्ट भैया आपका हो जाएगा 1861। अगर मजा आ रहा है भैया तो क्लास को शेयर कर दें, आपके लिए भैया बहुत जानकारी भरी क्लास है ये। अगर आप कर रहे हैं तैयारी स्टार की तो स्टार वाली क्लास में आए, और स्टार वाली क्लास में कंधों पर स्टार लगवाएंगे भैया, कंधों पर सपनों को साकार करेंगे आपके। अब ये हो गया विधान परिषद के गठन की बात हो गई। जब आगे बढ़ेंगे तो अब आप देखोगे यहीं पर जो वायसराय है इसको एक और ताकत मिल गई, क्योंकि आप सभी को पता है कि मैंने बताया कि जो गवर्नर होगा पहले वो जो भी काम करेगा अपनी परिषद की सहमति पर करेगा, पर यहां पर एक उसे कंडीशन लग गई कि अगर कोई आपातकाल की स्थिति है, आपातकालीन स्थिति में, किस स्थिति में भैया? आपातकालीन स्थिति में। और इस आपातकालीन स्थिति में उसे क्या अधिकार मिल गया? उसे अधिकार मिल गया भैया अध्यादेश जारी करने का। क्या जारी करने का? अध्यादेश। तो याद रखिएगा भैया कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति वायसराय को कौन सा अधिनियम दे रहा है? तो 1861 का अधिनियम दे रहा है। क्या दे रहा है? 1861 का अधिनियम दे रहा है। और यह अध्यादेश आपका 6 माह मान्य होगा। कितने माह मान्य होगा भैया? 6 माह। तो अगर कभी भी आ जाए कि अध्यादेश जारी करने की शक्ति वायसराय को किस अधिनियम से मिली थी, तो वो अधिनियम हो जाएगा आपका 1861 का अधिनियम हो जाएगा। इसके बाद चलोगे तो यही जो वायसराय लॉर्ड कैनिंग है, एक 1859 में लाए थे एक प्रणाली, और वो कही जाती है फोर्ट पोलियो प्रणाली। और ये जो फोर्ट पोलियो प्रणाली है, अगर आपसे कहेगा फोर्ट पोलियो प्रणाली कौन लाया, तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग लाया। कौन लाया भैया? लॉर्ड कैनिंग। और लॉर्ड कैनिंग है कौन सा? तो भारत का पहला वायसराय है। रट डालिए कि भारत का प्रथम वायसराय कौन सा है? लॉर्ड कैनिंग। और फोर्ट पोलियो प्रणाली लाने वाला कौन सा है? आपका लॉर्ड कैनिंग। कब आई? तो 1859 में आई, पर 1861 अधिनियम से इस फोर्ट पोलियो प्रणाली को मान्यता प्राप्त हो गई। क्या हो गई? इस फोर्ट पोलियो प्रणाली को मान्यता प्राप्त हो गई। तो इसमें बंगाल में विधान परिषद बन गया, उत्तर प्रांत में भैया विधान परिषद बन गया, पंजाब में विधान परिषद बन गया, और आपातकालीन स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई। और वो शक्ति किसको मिल गई? वायसराय को मिल गई। और वायसराय कितने माह के लिए काम करेगा? 6 माह अध्यादेश मान्य होगा। और आप देखोगे आगे कड़ी में हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति का अध्यादेश। एक एक चीज पढ़ाऊंगा वहां पे, राष्ट्रपति का अध्यादेश। तो यहां से बस एक छोटी सी पॉइंट ले लो, आगे मैं अध्यादेश के बारे में बता दूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपसे कह सकता है राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है, क्या कह सकता है? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस आर्टिकल में है? तो भैया यहां से याद रखिएगा वो आर्टिकल 123 है। कौन सा आर्टिकल है? 123। कि 123 के आर्टिकल में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। चलो भैया लो इसका स्क्रीनशॉट और बढ़े आगे की ओर। अब वायसराय ने क्या किया? कुछ भारतीयों को जो उसकी विस्तारित परिषद है उसमें गैर सरकारी सदस्य, लिख लीजिएगा या नोट कर लीजिएगा कि कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में गैर सरकारी सदस्य के रूप में मनोनीत कर दिया। तो यह आपसे पूछ सकता है कि किस अधिनियम के तहत वायसराय ने कुछ भारतीयों को विस्तारित परिषद में
या परिषद, जब विस्तारित परिषद का मतलब है कि उस जो गवर्नर जनरल की परिषद है जब उसमें विस्तार किया गया, विस्तारित परिषद में कुछ भारतीयों को मनोनीत किया पर परमानेंट नहीं, गैर सरकारी सदस्य के रूप में। कैसा? गैर सरकारी सदस्य के रूप में। तो यहां से याद करिएगा, बनारस के महाराज हैं। कौन है? बनारस के महाराज हैं। और बनारस के महाराज के बाद जाओगे तो यहीं पर आपको मिल जाएंगे पटियाला के महाराज, पटियाला के महाराज। और एक मिल जाएंगे दिनकर राव। तो ये 3 लोग हैं। इन 3 लोगों को क्या किया गया है? आपके गवर्नर जनरल की परिषद में मनोनीत किया गया। तो आपसे कह सकता है कि गवर्नर जनरल की परिषद में मनोनीत होने वाले तो ये एक बनारस के महाराज हैं, एक पटियाला के महाराज हैं और एक दिनकर राव हैं। इतनी भी बात समझ में आ गई होगी, और समझ में आ गई तो इसका भी लें स्क्रीनशॉट और हम लोग बढ़ते हैं भैया आगे की ओर। फटाफट क्लास चल रही है और इससे फटाफट आप लोग शेयर भी करते रहें और इसे बना दें आप स्टार वाली क्लास, क्योंकि कंधों पे लगने स्टार, और स्टार लगाएगी भैया प्रयाग एकेडमी की स्टार वाली, संविधान की स्टार वाली क्लास। तो भैया आगे करें, बढ़े। अब जब आगे बढ़ेंगे तो अब इसको मैं रब करता हूं। अब इसी कड़ी में एक आपका आ जाएगा 1873 का अधिनियम। कौन सा आ जाएगा भैया? 1873 का अधिनियम। और इस 1873 के अधिनियम से भैया एक ही काम किया गया, और इसके तहत 1873 अधिनियम, और दूसरा आप देखिएगा 1876। इनको दोनों को यहीं पढ़ लेते हैं। इसे हम लोग कहते हैं शाही उपाधि अधिनियम। एक साथ में 2 अधिनियम करा दे रहा हूं आपको। एक तो 76 वाला याद करो, शाही उपाधि अधिनियम, और दूसरा आपका 1873 अधिनियम। अब इस 1873 अधिनियम में एक काम किया गया, इस ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त करने की व्यवस्था, समाप्त करने की व्यवस्था। तो आपसे कह दे किस अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया? भैया क्या कर दिया गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया गया भैया। वही 1599 में बनी कंपनी आज खत्म हो रही है, और वो खत्म किस अधिनियम से हो रही है? 1873 के अधिनियम से हो रही है। 1873। अब हुई कब? ये क्वेश्चन पूछ सकता है भाई कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कब समाप्त कर दिया गया? तो याद रखिएगा 1884 भैया। 1884 में ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन परीक्षा में छपेगा पक्का। अब 1884 में ईस्ट इंडिया कंपनी को क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। अब बात आई शाही उपाधि अधिनियम। अब इस शाही उपाधि अधिनियम से जो ब्रिटेन की महारानी है, और महारानी तो आपको पता ही कौन सी मिली थी, उन महारानी को आप देखिएगा सामग्री घोषित कर दिया गया। क्या घोषित कर दिया गया? सामग्री घोषित कर दिया गया। ये सामग्री कहां की घोषित की गई भैया? भारत की। और आप देखोगे 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन भी हुआ। 1877 में दिल्ली दरबार का आयोजन है, तो याद रखिएगा। तो ये 2 पॉइंट आप बहुत आसानी से याद रखेंगे, और ये याद कर लें, इसका ले लें भैया स्क्रीनशॉट, और फिर बढ़ते हैं आगे। तो आप देखोगे मैं आपको पूर्ण मेहनत के साथ आपके साथ चल रहा हूं। आप भी मेरे साथ एक मेहनत के साथ ही चलें और नोट्स बनाते रहें, और एक बार आप अगर कंप्लीट कर लेते हैं विषय को, तो भैया अगर सब्जेक्ट पूरा है, आपका सिलेबस पूरा है, तो डर नहीं लगेगा। और डर नहीं लगेगा तो आप परीक्षा में 5 क्वेश्चन ज्यादा करके आएंगे, 5 क्वेश्चन ज्यादा करके आएंगे। और आप सभी को पता भी है कि भैया हम कोई 20 नंबर से थोड़ी ना फेल होते हैं, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर। तो उन नंबरों को अगर बचाना है तो आप मेरे साथ पूरे संपूर्ण सिलेबस को पढ़ें, और ऑफलाइन जुड़ना हो तो आ जाएं भैया उन्नाव। और उन्नाव में कहा? जीआईसी स्कूल के सामने
और जीआईसी स्कूल के सामने जो क्लासेस संचालित हो रही हैं वो हैं कौन सी भैया? प्रयाग एकेडमी। और प्रयाग एकेडमी आपको आपकी सफलता तक पहुंचाने में पूरी भागीदारी देगा। तो भैया बढ़ते हैं आगे की ओर, और इसे मैं रफ कर रहा हूं। अब अगले अधिनियमों की ओर बढ़ते हैं। अब आप देखोगे इन अधिनियमों से धीरे धीरे आपको थोड़ी थोड़ी चीजें कम पड़ती चली जाएंगी और वो आपके लिए आसान हो जाएगा। तो अब जब हम गए 1892, कौन सा भैया? 1892। तो 1892 गए तो 1892 में आप सभी को ध्यान से देखिएगा वही अधिनियम मिल जाएंगे। और वही अधिनियम का मतलब है भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम। तो आप एक चीज देखिएगा कि 1860 में बजट प्रस्तुत हुआ, पर उस समय बजट पर किसी को कोई सवाल पूछने का अधिकार नहीं, बजट पर कोई बहस करने का अधिकार नहीं। बस एक सरकार ने कह दिया बजट आ गया, ठीक है, अब क्या बजट में है क्या नहीं है आप नहीं पूछ सकते। तो आपसे यह कह सकता है कि पहली बार बजट पर बहस करने का अधिकार, बजट पर बहस करने का अधिकार, बहस का मतलब है सवाल पूछने का अधिकार। तो भैया बहस करने का अधिकार आपका कहां से आ गया? 1892 के चार्टर अधिनियम से। तो आपसे अगर कह दे कि किस अधिनियम के तहत बजट पर पहली बार बहस करने का अधिकार मिला, तो भैया बजट पर पहली बार बहस करने का अधिकार कब मिलेगा? वो मिलेगा 1892 में मिलेगा। कहां मिलेगा? 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत मिलेगा। इसके बाद जाओगे तो यहीं पर जो 1892 का जो भारत परिषद अधिनियम है, इसी से अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ। तो आपसे कह सकता है कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली का प्रारंभ किस चार्टर अधिनियम से माना जाता है? तो जो भैया अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है वो भैया आपकी अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली मिली 1892 के चार्टर अधिनियम। इसका भी लें स्क्रीनशॉट और भैया फिर हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो जब आगे बढ़ेंगे तो भैया अब कौन सा मिल जाएगा? 1909 पर आइएगा। कहां पर पहुंचे? 1909। और ये आपके लिए बहुत ज्यादा ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आओ 1909 को देखें। अब 1909 को देखें तो 1909 को हम कहते हैं, ये कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। तो आपसे सीधा सीधा आप देखोगे, मैंने कहा था कुछ अधिनियम उसी दिन बता दिए गए थे कि आपको ये अधिनियम नाम से मिलेंगे। तो अब आप देखोगे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। तो 1909 के अधिनियम को हम लोग क्या कहते हैं? तो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। तो भैया 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, इसको आप नाम से याद रखेंगे। तो अब इसमें हुआ क्या? तो अब आप देखोगे ये जो है ये सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है, सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक। अब इस सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक क्यों कहा जाता है? तो भैया इसने ऐसा काम किया है और एक व्यवस्था लाया, और वो व्यवस्था कहलाई पृथक निर्वाचक प्रणाली। क्या कहलाई भैया? पृथक निर्वाचक प्रणाली। तो आपसे कह सकता है कि पृथक निर्वाचक प्रणाली का जन्मदाता या पृथक निर्वाचक प्रणाली किस अधिनियम के तहत आई? तो वो भैया अधिनियम हो गया मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। तो यहां से याद रखिएगा कि जो मार्ले हैं ये आपके सचिव हैं।
क्या है भैया, सचिव है। और ये जो मिंटो है, मिंटो आपका वायसराय है। तो आप देखोगे वायसराय। और इन दोनों पदों के बारे में आपने 1858 का अधिनियम पढ़ रखा है। तो पृथक निर्वाचक प्रणाली, अब इसी के कारण इसे सांप्रदायिक पंच निर्वाचन का जनक कहा गया। तो अब ये सांप्रदायिक निर्वाचन का जो जनक है, अब ये है क्या, पृथक निर्वाचक प्रणाली। इसने एक व्यवस्था दे दी, और वो व्यवस्था क्या कहलाई भैया, तो ये व्यवस्था जो कहलाई, इसने एक व्यवस्था दी, और वो व्यवस्था है कि मुस्लिम के लिए क्या दे दिया, मुस्लिम के लिए केवल मुस्लिम वोट करेगा। कौन करेगा, केवल मुस्लिम वोट करेगा। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारा समाज मुस्लिम और हिंदू आपस में भाईचारे की भावना से रह रहा है, उस भाईचारे की भावना को समाप्त करना चाह रहा है। और उस भाईचारे की भावना को जो समाप्त करना चाह रहा है वो है कौन भैया, आपका लॉर्ड मिंटो। और इसी कारण लॉर्ड मिंटो को हमने क्या कहा, आपका सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा। अब इसी के कार्यकाल में जब जाएंगे तो याद रखिएगा, मुस्लिम अगर कोई कैंडिडेट खड़ा होता है तो मुस्लिम कैंडिडेट ही वोट करेगा, ऐसी बात ये कहता है। तो आप देखोगे जब मुस्लिम के लिए मुस्लिम कैंडिडेट वोट करेगा तो एक समाज जो होगा उसमें एक वैमनस्य पैदा होगा। हम कह सकते हैं जो फूट डालो राज करो, तो यही है भैया कि हम हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ा देंगे, और जब ये दोनों आपस में लड़ेंगे तो हमारा काम और आसान हो जाएगा, एक नहीं होने देंगे भैया। और इसी क्रम में आज तक दोनों एक नहीं हो रहे, आज भी राजनीति में ऐसा ही आप देखने को मिलता है। तो जब आगे बढ़े तो आप देखोगे जो गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद होती है, किसकी, गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद, कार्यपालिका परिषद। तो ये जो भैया गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद है, इसमें आपसे कह सकता है कि प्रथम भारतीय कौन बना भैया, आपसे कह सकता है कि जो गवर्नर जनरल है और इस गवर्नर जनरल की परिषद का प्रथम भारतीय, तो याद रखिएगा कि जो प्रथम भारतीय है गवर्नर जनरल की परिषद में, कौन सा, प्रथम भारतीय, तो भैया या भारतीय कह दें, तो सत्येंद्र प्रसाद है। कौन से हैं, सत्येंद्र प्रसाद है। तो याद रखें यहां से कि किस अधिनियम से पहली बार गवर्नर जनरल की कार्यपालिका परिषद में भारतीय को शामिल किया गया, तो भैया 1909 के चार्टर अधिनियम से शामिल किया गया। और 1909 के चार्टर अधिनियम में, और वो पहला भारतीय हुआ कौन, तो सत्येंद्र प्रसाद हुए। तो भैया इसका लें स्क्रीनशॉट, और फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे की ओर। ठीक है, तो जब आगे की ओर बढ़ेंगे तो अगला अधिनियम कौन सा आएगा, अगला अधिनियम आएगा 1919, ले लिया होगा स्क्रीनशॉट भैया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, और मैं आपको एकदम मजे के साथ पढ़ा रहा हूं, मेहनत के साथ पढ़ा रहा हूं। तो भैया आपका भी काम है शेयर करते रहें वीडियो को, और लाइक करें, कमेंट करें, और अगर कोई कमी रह जाए तो उस कमी को कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि वो अगर कमी रह जाए तो उस कमी को जरूर उजागर करिएगा, जिससे अगली क्लास में मैं उस कमी को दूर कर एक नई ऊर्जा के साथ आपके सामने प्रस्तुत हो सकूं। तो भैया बढ़ते हैं अगले अधिनियम की ओर, और अगला अधिनियम कौन सा है, 1919 का। और इसको भी भैया आप नाम से याद करेंगे, कैसे याद करेंगे, नाम से। तो ये हो जाएगा भैया मेंटेग्यू, कौन सा हो जाएगा, मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। कौन सा हो जाएगा भैया, मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। और ये अधिनियम आप देखोगे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण अधिनियम है। वैसे तो इतिहास में ये काल 1916 से लगा के 21 वाला काल जो चेम्सफोर्ड का काल है बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक एक चीज पढ़ाऊंगा। तो जैसे यहां याद रखिएगा, ये मेंटेग्यू है, ये सचिव हैं, क्या है भैया, सचिव हैं। और जो चेम्सफोर्ड है
वो चेम्सफोर्ड भैया क्या है, वायसराय है, वायसराय। और इसीलिए यह अधिनियम क्या कहलाया, 1919 का अधिनियम मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहलाया। और सुनिए, यह अधिनियम जब आया तो इस अधिनियम में एक बात कही गई कि इस कानून की समीक्षा के लिए 10 वर्षों में एक आयोग का गठन किया जाएगा। इस कानून की समीक्षा के लिए 10 वर्ष में एक आयोग का गठन किया जाएगा और वो आयोग भैया आया साइमन कमीशन। तो आप याद रखिएगा, तो आपसे यहां से यह भी पूछता है कि साइमन कमीशन कौन सा भैया, साइमन कमीशन की स्थापना, किसकी बात करेंगे, साइमन कमीशन की स्थापना। और वो जो साइमन कमीशन है इसकी स्थापना भैया आपकी हुई है 1927, पर इसकी जो स्थापना हुई है इंग्लैंड में हुई है। आपसे यह कहेगा साइमन कमीशन भारत कब आया, साइमन कमीशन भारत कब आया, तो जब यह बात कहेगा कि साइमन कमीशन, क्वेश्चन बदलेगा कि साइमन कमीशन भारत कब आया, तब आप लोग लगाओगे 1928 कि साइमन कमीशन भारत कब आया। और यही जो साइमन कमीशन है इसे कहा गया व्हाइट मैन कमीशन। अब ये क्यों कहा गया व्हाइट मैन कमीशन, क्योंकि ये भारत में आ रहा है भैया, भारत के लोगों को क्या तकलीफें हैं वो भारतीय से अच्छा कौन बता सकता है। और इस साइमन कमीशन में एक भी भारतीय नहीं है, समस्त अंग्रेज हैं। और क्या अंग्रेज हमारी तकलीफों को बताएंगे? अगर यही करना होता तो आप देखोगे वो रक्तपात क्यों करते, अगर उनको ये लगे कि भारतीयों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो ये व्हाइट मैन कमीशन भी आए तब भी साइमन है, पर साइमन की स्थापना तो 1927 में लगाएंगे। और कब आया तो 1928 में। अब यहां जो मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड है इसमें आप देखोगे संघ में द्विसदनात्मक व्यवस्था आ गई। तो आपसे कह सकता है कि द्विसदनात्मक व्यवस्था, तो द्विसदनात्मक व्यवस्था किस अधिनियम से आ रही है, तो भैया द्विसदनात्मक जो व्यवस्था है वो भैया आ रही है आपके 1919 मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम से। और इसमें क्या हुआ, एक आप देखोगे राज्य परिषद आई, कौन सी भैया आई, राज्य परिषद, और एक आई कौन सी आपकी, विधान परिषद। तो याद रखिएगा कि द्विसदनात्मक व्यवस्था किस अधिनियम के तहत आई, तो आपका मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत आई। अब आगे ये कह सकता है कि जो ये राज्य परिषद है, राज्य परिषद के सीटों की संख्या कितनी है, राज्य परिषद के सीटों की संख्या कितनी है, तो राज्य परिषद में सीटें थी भैया 60। कितनी सीटें थी, 60। आप देखोगे 34 के लिए चुनाव होता था और 24 आपकी 26 बची, उनको मनोनीत किया गया। आगे जाओगे तो विधान परिषद की बात करेगा, सॉरी यहां पर विधान सभा होगी, क्या होगा, विधान सभा होगी। और विधानसभा में पूछेगा तो आपकी 144 सीटें होंगी और 40 सीटों पर मनोनयन होगा। मनोनीत का मतलब है कि किसी को भी उठा के बैठा दो। तो द्विसदनात्मक व्यवस्था किस अधिनियम से आई, तो भैया वो अधिनियम कहलाया 1919 का मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। उसके तहत द्विसदन आए, राज्य परिषद आई, विधानसभा आई। इसका ले लें स्क्रीनशॉट और फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। एक क्वेश्चन आता है कि प्रांतों में द्वैध शासन का जनक, आपसे पूछा जाएगा प्रांतों में द्वैध शासन का जनक, तो याद रखिएगा लियोनस कार्टियस। तो अगर आपसे कह दे कि प्रांतों में द्वैध शासन का जनक कौन सा हो जाएगा, लियोनस कार्टियस। अब इसके बाद जाएंगे
तो यही जो 1919 का चार्टर अधिनियम है, मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम है, इसी के तहत महिलाओं को, किसको, महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिल गया। तो आपसे कह सकता है महिलाओं को वोट देने का अधिकार किस अधिनियम से मिला? तो महिलाओं को वोट देने का जो अधिकार मिला है तो वो भैया मिल गया 1919 के अधिनियम से। आगे चलोगे तो आप देखोगे, आप सुनते हो संघ लोक सेवा आयोग। कौन सा सुनते हो? संघ लोक सेवा आयोग। और ये जो संघ लोक सेवा आयोग है, आपसे यही कह देगा कि संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम के माध्यम से हुई है? तो भैया संघ लोक सेवा जो आयोग है वो आया है आपके 1919 के मेंटेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम से, और यहां पर आया है आपका 1926 में। तो भैया ये भी लें स्क्रीनशॉट, और फिर हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो जब हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे तो अगला अधिनियम कौन सा मिलेगा? तो जो हमारा अगला अधिनियम मिलेगा तो वो भैया आ जाएगा 1935 का अधिनियम। कौन सा आएगा? 1935 का अधिनियम। और इसको भैया हम लोग पढ़ेंगे सीधा कॉन्स्टिट्यूशन में। कहां पर पढ़ेंगे? क्यों? क्योंकि आप सभी को पता है कि जो 1935 का अधिनियम है, ज्यादातर जो हमारा संविधान है हमने 1935 के ही अधिनियम से उठा रखा है। तो याद रखिएगा, जो 1935 अधिनियम है, और ये जो 1935 अधिनियम है इसमें 321 आर्टिकल है। इतना जरूर याद कर लीजिएगा कि मान लो बाई चांस आपसे पूछते हैं 1935 की अधिनियम में कितने आर्टिकल्स हैं, तो 1935 के अधिनियम में आर्टिकल की संख्या 321 हो जाएगी। इसके बाद जब आगे बढ़ोगे तो यहां पर आपको मैंने कहा था अनुसूचियां भी मिलेंगी। अनुसूची, तो जो अनुसूचियां हैं वो हमारी 10 हैं। कितनी है? 10 है। तो 1935 के अधिनियम से याद रखिएगा कि हमारी जो अनुसूचियां हैं वो 10 हैं इसमें, और जो आर्टिकल हैं वो 321 है। तो जब हम पढ़ते हैं भारत का संविधान तो हम कहते हैं कि ज़्यादातर स्रोत जो हैं हमने 1935 के अधिनियम से उठा रखे हैं। तो भैया हम आगे इसी को पढ़ेंगे, और यहाँ से याद रखिएगा इसी 1935 अधिनियम के तहत भारत के सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। किसकी गई है? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। इसी में जाओगे तो आप देखोगे जैसे भारत की आरबीआई आ जाएगी, तो सारी संस्थाएं आपके 1935 अधिनियम से ही आई। और आरबीआई का जैसे वहां पर पूछता है तो वो अलग हो जाता है 1934 अधिनियम, पर व्यवस्था इसी अधिनियम से आई थी। ठीक है, उसका बैंकिंग अधिनियम है वो अलग से है। तो इसमें जिन लोगों को मालूम हो चीजें तो थोड़ा डाउट क्लियर ना करें, डाउट ना करें कि कैसे ये गड़बड़ हो रहा है क्या, नहीं भैया वो अलग चीजें हैं दोनों। तो आपके अधिनियम हो गए, और अब जो हमारा बचा, जैसे अगस्त प्रस्ताव मैंने बताया था, क्रिप्स प्रस्ताव बताया था, कैबिनेट मिशन बताया था, और 1947 का जब स्वतंत्रता अधिनियम, तो हम उसे एक अलग यूनिट में पढ़ेंगे, अगली क्लास में पढ़ेंगे। और इस क्लास में मैंने आपको नई नई जानकारियां दी होंगी। अगर आपको लगता है कि ये क्लास आपको अच्छी है, आपके लिए, आपके भविष्य के निर्माण में सहायक हो सकती है, तो भैया प्रयाग एकेडमी के YouTube चैनल से जुड़ जाएं और शेयर करते रहें, लाइक करते रहें। और अगर क्लास में मजा आता है तो भैया लोगों को जोड़ते रहें, और जिनको भी ऑफलाइन पढ़ना हो तो वो आ जाएं उन्नाव, और जीआईसी स्कूल के सामने हमारी क्लासेस संचालित होती हैं। तो भैया आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। अगली क्लास में मिलेंगे, तो अगली क्लास में हम संविधान के निर्माण पे चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना है बस मित्रों, प्यारे साथियों, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।